Assalamualaikum बच्चे, we are in biology class and today we are going to discuss protection and conservation of environment. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बायोलॉजी किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनवायरनमेंट। सो पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती कैसे है, व्हाट आर मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। And the first one is industrialization has helped mankind to raise the standard of living. It has at the same time destroyed our environment. कि बच्चे विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा होती जा रही है और इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं इस ओवरऑल टर्म को। तो उन्होंने कहा जिस तरह से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, बिल्कुल उसी इंडस्ट्रीज के ज़्यादा होने की वजह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज ने हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। Tons of industrial waste and effluents in solid, liquid और gas form are being injected into the environment by industries. कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है। कुछ वेस्ट मटेरियल सॉलिड की फॉर्म में होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल लिक्विड की फॉर्म में होता है और बहुत सारी वेस्ट गैसेस होती हैं जो डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। इसी तरह से जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है और ये सारे पोल्यूटेंट्स फिर हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। These effluents frequently contain sizable amount of certain very toxic even carcinogenic materials. तो उन्होंने कहा इन एफ्लुएंट्स में कुछ तो हमारे पास जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं, कम जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे पास इसमें एफ्लुएंट्स होते हैं वो वेरी टॉक्सिक मतलब कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। एंड इवन सम कार्सिनोजेनिक हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, कैंसर काजिंग जो होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक। तो इन्होंने कहा सम टाइम इसके अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, मतलब दे कैन कॉज कैंसर। Heavy metals like lead from automobiles, chromium from tanneries are playing havoc to human health. इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे आजकल जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एक मेजर जो हमारे पास पोल्यूशन है वो है हैवी मेटल्स पोल्यूशन। हैवी मेटल्स में जैसे कि लेड कहाँ से आता है बच्चे, हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, लेड मौजूद होती है। तो जब उसका धुआं जब गाड़ी चलती है तो फ्यूल के जलने से जो धुआं पैदा होता है उस धुएं उस स्मोक के अंदर क्या होता है, लेड होता है। तो वो स्मोक के साथ साथ वो लेड भी हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है, हमारी एयर में आ जाता है। फिर जब उस एयर को हम ब्रीथ इन करते हैं तो वो एयर के साथ साथ वो हैवी मेटल्स भी हमारे अंदर चली जाती हैं और फिर वो हमें डिफरेंट किस्म की डिजीजेस कॉज करती हैं। इसी तरह से क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज कौन सी होती हैं, जो चमड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उनके एफ्लुएंट्स में जो एक मेजर क्वांटिटी होती है बच्चे वो किसकी होती है, क्रोमियम की होती है। और क्रोमियम भी एक हैवी मेटल है, तो ये भी एक मेजर पोल्यूशन कॉज कर रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज में एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुकी है, मतलब कि अगर उसको अब कंट्रोल ना किया गया तो उसके बाद वो एक डिजास्टर कॉज करेगी, बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगी। तो देखते हैं कि बायोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो हियर इज रोल ऑफ बायोलॉजी. Biology has helped mankind in attracting attention to this problem, and the biologists are striving to find the solution to set the environment right wherever it has deteriorated. तो उन्होंने कहा बायोलॉजी वो बायोलॉजिस्ट वो पहले कह रहे कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस इशू की तरफ पॉइंट उठाया। उन्होंने बताया कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है एंड वी शुड सॉल्व दिस एंड वी शुड अवॉइड दिस। तो एक तो उन्होंने बच्चे अटेंशन हमारी किस तरफ लेकर गए, इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ। दूसरी तरफ दे आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सोल्यूशन, वो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक्स फाइंड कर रहे हैं जिसके ज़रिए से हम इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। Biologists have already asked for the treatment of industrial effluents, sorry it's effluents, यहाँ पर F आएगा, okay,
एफ्लुएंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, उसके अलावा बायोलॉजिस्ट अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक लॉ बन जाए, या फिर हर इंडस्ट्री वाले जो भी हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को ऐसे ही डिस्कार्ड करने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, ट्रीट करके उसके अंदर से जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं या जो ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रिमूव कर लें, और फिर हमारे पास जो क्लीन एफ्लुएंट्स होंगे उनको वो बाहर वेस्ट करें, और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डंप ऑफ कर दें, उनको ज़मीन में गड्ढे खोद के वहाँ पर निकाल दें, या उनको किसी प्रॉपर तरीके से वो डिस्कार्ड करें। इस तरह से खुलेआम उसको एनवायरनमेंट में शामिल ना करें। बायोरेमिडिएशन, इसी टर्म में, इसी रेफरेंस से बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, दैट इज बायोरेमिडिएशन। तो देखते हैं बायोरेमिडिएशन की डेफिनेशन क्या है। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें बच्चे क्या होता है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, किसके ज़रिए से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से। रिमूवल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, के जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, किसके ज़रिए से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो रेमिडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मेरे पास एक कोई फैक्ट्री है और ये इस फैक्ट्री ने अपना वेस्ट मटेरियल यहाँ पर डाल दिया है। अब इस वेस्ट मटेरियल में हम कहते हैं कि क्या चीज़ थी, हैवी मेटल थी। उस हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर किसको इस्तेमाल किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज कर लेते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप है हमारे पास फंजाई की, जिसको वो यहाँ इसके ऊपर डाल देते हैं। वो फंजाई जो है, ये जो मैं बना रही हूँ समझ लें, ये हमारे पास क्या है, फंजाई है। वो फंजाई बच्चे इस वेस्ट मटेरियल में से सारे का सारा हैवी मेटल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से वो वाला जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हैवी मेटल फ्री होगा, वो उस तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, उतना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि वो पहले था। सो दिस इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। Several ways of bioremediation are also under investigation। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट डिफरेंट तरीकों के ज़रिए से बायोरेमिडिएशन करना चाह रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया के ज़रिए से, कुछ फंजाई के ज़रिए से, इवन कुछ प्लांट्स के ज़रिए से। कुछ प्लांट्स की ये एबिलिटी होती है कि वो ज़मीन में मौजूद हैवी मेटल्स या कोई जो हमारे लिए डेंजरस कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट बायोरेमिडिएशन के लिए या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है बच्चे, एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्ट्री है बच्चे, तो उस फैक्ट्री का जो सपोज दिस वन इज फैक्ट्री, और ये इसका जो वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर हमने क्या कहा, क्या चीज़ हमारे पास मौजूद थी बच्चे, हैवी मेटल मौजूद थी। इसके ऊपर वो क्या डाल देते हैं, एलजी डाल देते हैं, और एलजी इसके अंदर से सारे के सारे हैवी मेटल को क्या कर लेती है बच्चे, एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज कॉल्ड बायो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड बायोरेमिडिएशन। एंड हियर एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब क्योंकि बच्चे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट लिविंग स्पीशीज हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उनकी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर में नापैद होने के, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो, उनको हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ स्पीशी ऑफ एनिमल और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि कोई भी वो स्पीशी जो कि हमारे पास जिसको रिस्क हो कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो फ्यूचर में नापैद हो जाएगी, उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं। Biologists are also working out the list of endangered species of plants and animals which, if not protected, would soon be extinct। अब इसमें बायोलॉजी या बायोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे, वो इन एंडेंजर्ड स्पीशीज की एक प्रॉपर लिस्ट बना रहे हैं, दे आर वर्किंग आउट द लिस्ट।
तो वो लिस्ट बना रहे हैं और फिर जब उन्हें पता चल जाएगा कि ये प्लांट्स और ये एनिमल्स हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो उसके बाद उनकी वो कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज अगर उन्हें पता चल गया है कि हिरन जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो हिरन के शिकार पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके अलावा उसकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए उसको ज़्यादा अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई जाएगी ताकि उसके जैसे और ऑफस्प्रिंग्स पैदा हों। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की फ़िश उन्हें पता चल गया कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो वो उस एरिया में उस फिशिंग पर या मछलियों के पकड़ने पर पाबंदी लगा देंगे। उसके अलावा वही कि उनको बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि उसके जैसे और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हों। तो इस तरह से बच्चे ये पहले लिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद फिर उनकी प्रोटेक्शन पर काम करते हैं। They have therefore stressed the needs for their protection. तो इस तरह से वो पहले लिस्ट आउट करते हैं और उसके बाद फिर हुकूमत को बड़े लेवल पर बताते हैं कि वी शुड प्रोटेक्ट देम, दिस स्पीशी डिजर्व्स आर रियल नीड ऑफ प्रोटेक्शन। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी होगी, तो फिर उसके लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं। एंड नाउ फाइनली एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देख लेते हैं बच्चे के पाकिस्तान में एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस लेवल पर है। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। डेफिनेटली इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम, हर तरफ है। Our rivers, canals are highly polluted with the mixing of city sewage and industrial waste. जिसमें सबसे मेजर हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो, और दूसरा सिटी सीवेज, मतलब जो सिटीज का वेस्ट है, सीवेज है, वाटर होता है, उसको डायरेक्टली किसमें शामिल कर दिया जाता है, रिवर्स और कैनाल्स में विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से वो रिवर्स और कैनाल्स का वाटर सारे का सारा पोल्यूटेड हो जाता है। The next is the life in fresh water of Pakistan is towards decline. तो बच्चे रिवर्स और कैनाल्स के वाटर को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। ठीक हो गया, तो फ्रेश वाटर इज रिवर एंड कैनाल्स। अब क्योंकि उसके अंदर हमने कहा कि डायरेक्टली क्या क्या कुछ डाल दिया जाता है बच्चे, सिटी सीवेज भी डाल दिया जाता है, और हमने कहा कि उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डाल दिया जाता है। इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, और पोल्यूटेड होने की वजह से जो भी लाइफ, जो भी स्पीशीज इस पानी के अंदर मौजूद होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है। फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। और क्योंकि बच्चे फिश हमारे पास एक एक्वेटिक स्पीशी है, सिर्फ पानी में पाई जाती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा डिक्लाइन फिश पॉपुलेशन का हो रहा है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें जितना जल्दी हो सकता है डिफरेंट किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इज एनॉर्मसली एडिंग लेड टू द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है उसके अंदर बच्चे क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है लेड। ठीक है, तो जब उस फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं तो उस फ्यूल के जलने से जो स्मोक बनता है उसके अंदर क्या होता है, लेड मौजूद होता है बच्चे। तो इस तरह से वो लेड हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। क्योंकि सिटीज़ में आजकल ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से लेड भी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। दैट इज़ वाई देयर इज़ देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो इस वजह से हमें ये ज़रूरत है कि हम कोई भी ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जो कि लेड फ्री हो। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि लेड फ्री फ्यूल ही इस्तेमाल करें, और डेफिनेटली सिटीजन्स को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। उन्हें भी ऑटोमोबाइल्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक कन्वेंस यूज़ करनी चाहिए, और उसके अलावा उन्हें भी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।